अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। आज हम अफ़गानिस्तान इशू पे बात करेंगे। हम ये देखते हैं कि 5 अगस्त को तालिबान अफ़गानिस्तान में इंटर होते हैं और 15 अगस्त को ये काबुल में इंटर होते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। बहरहाल बहुत जल्द एक नई हुकूमत का अनाउंसमेंट हो जाएगी और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जैसे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान इंटर होते हैं, जो साबिका प्रेसिडेंट था वो अपने आमियों के साथ, इत्तेहादियों के साथ वहाँ से आसानी से निकल जाते हैं और पहले वहाँ से उज़्बेकिस्तान चले जाते हैं और फिर उज़्बेकिस्तान से यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात में। और जैसे ही तालिबान का कब्ज़ा हो जाता है और उन लोगों ने आम माफ़ी का ऐलान किया है और आम माफ़ी के ऐलान के बावजूद वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ से निकलने की ख्वाहिशमंद है। जैसे कि ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने ये 20 सालों में या 40 सालों में आप कह सकते हो कि वही यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के जासूस थे और उनके साथ जो काम करने वाले थे, उनको मदद करने वाले थे। अब इनको ये डर है कि अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे, जो तालिबान अपना वही पुराना वाला एक, जिन लोगों ने सोवियत के जाने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते थे उनको मार दिया था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान आते ही ये लोग आम माफ़ी का ऐलान करते हैं कि भाई जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स है, जो टीचर्स है, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है, उनको हम आम माफ़ी देते हैं, वो यहाँ पे बैठें। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा बने और अपना एक रोल अदा करें। तो इसके बावजूद उन लोगों का जाने के लिए ख्वाहिशमंद है और कई लोग हम देखते हैं जैसे ही 31 अगस्त हो जाता है और 31 अगस्त के बाद 31 अगस्त से पहले भी ये लोग काबुल एयरपोर्ट की तरफ सारे चले जाते हैं। उनमें से इंडियन एम्बेसडर्स भी थे और यूनाइटेड स्टेट्स के भी जो आर्मी और नेटो के भी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो काबुल एयरपोर्ट में पहुंचते हैं। और वहाँ पे जब इनको पता होता है कि हालात ख़राब होते हैं, मज़ीद अमेरिका और उसके इत्तेहादी उनको सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उस डोनाल्ड ट्रंप ने या दोहा एग्रीमेंट के बाद जो अफ़गानिस्तान तालिबान जो थे उन लोगों ने अमेरिकियों पे और उनके इत्तेहादियों पे किसी अटैक करना बंद किया था। और नाजरीन, ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है, पूरे दुनिया में तारीख़ में ऐसा वाक़या कहीं पे भी नहीं आया है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा फोर्स जो कि एक बड़े मुल्क को, एक सुपर पावर को, एक नेटो जैसे पावर को और इंडिया जैसे पावर को 10 दिनों में उनको शिकस्त देते हैं और वो चले जाते हैं और एक मुल्क को फ़तह कर लेते हैं। और तालिबान ने यही करके दिखाया था। 10 दिनों में इन्होंने पूरे मुल्क को और काबुल पे काबिज़ हो गए थे। और जैसे ही तालिबान आते हैं और काबिज़ होते हैं, इसने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट, इंडिया को नहीं बल्कि पूरे दुनिया को ये हैरान कर देता है कि एक ऐसा फोर्स, इसकी वजह क्या थे। नाजरीन, हम आपको ये बताते हैं कि अगर फ़ॉल ऑफ अफ़गानिस्तान हुआ, उसके रीज़न्स क्या थे, उसके वजूहात क्या थे। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कैसे आ सकता है, इस तरह एक मुल्क को कब्ज़ा कर लेता है और आसानी से, बिना खून बहे, बिना सिविल वार के, बिना लड़ाई के एक पुरअमन विक्ट्री, एक पीसफुल विक्ट्री इनको मिलता है। इससे पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है। नाजरीन, कुछ स्कॉलर्स इसके बारे में ये कहते हैं कि जो फ़ॉल ऑफ अफ़गानिस्तान था,
सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में जो दुआ डील में है कहता है कि हम लोग मई के महीने में यहाँ से विड्रॉ करेंगे, और वो यही समझते हैं कि ये 14 महीने का जो ड्यूरेशन है इसमें अफ़गानिस्तान में एक नया हुकूमत बनेगा, इंट्रा गवर्नमेंट जो नेगोशिएशन है वो भी हो जाएगी और बआसानी से हम वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जो बाइडन की हुकूमत बनती है अमेरिका में, तो जो बाइडन ने ये अनाउंस किया कि हम 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे। उनके इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो कहते हैं कि हमें वहाँ से निकलना तो ज़रूरी है, लेकिन कोई कंडीशन हमारी नहीं होगी। तो इस कंडीशन न होने की वजह से वो लोग अचानक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इस वक्त निकल जाएंगे। और उनका ये जो रवैया और ये एटीट्यूड ये बताती है कि अमेरिका में उनकी जो रवैया है, ख़ासकर जो बाइडन ने अपने एक स्पीच में भी बताया था कि हब जो दाइश है या फिर दहशतगर्द है वो अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि वो अफ्रीका में है। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन स्ट्रेटजी है, उनको फेयर जिस बात की है वो चाइना है। उनको पता था कि उनके लिए अब सबसे जो ज़्यादा और सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है चाइना। और जो दूसरी जो रीज़न हो सकती है, कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि अफ़गानिस्तान में आपको पता है सारे ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ पे जो ट्राइबल जो फ्यूडल जो वार लॉर्ड्स थे वो पहले हुकूमत जो अफ़गान गवर्नमेंट है उनके इत्यादी थे। और जैसे ही उनको पता चलता है कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है वहाँ पे इन लोगों की करप्शन इतनी ज़्यादा है कि उनके अवाम जो है थे वो ख़ुद उनसे बेजार हो चुके थे। उन्होंने अफ़गान गवर्नमेंट के साथ हमदर्दी दिखाने के बजाय उन लोगों ने जो तालिबान थे उन पर ट्रस्ट किया, उनके ऊपर एतमाद किया, और उन्होंने तालिबान से मिल के एक डील किया कि ये जो उनके एरियाज़ है इन पे वो डायरेक्ट तालिबान के हवाले कर देंगे। और फिर नाजरीन ऐसा हुआ, उन्होंने जितने भी जो शहर थे वो जो वार लॉर्ड्स थे उनके हाथ में थे, उन्होंने तालिबान के हवाले कर दिया और ख़ुद भी तालिबान के साथ शामिल हो गए। और जो तीसरी जो रीज़न है, कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जो दोहा डील के बाद जो अफ़गान तालिबान थे, अफ़गान तालिबान ने जो डील किया था उसके बाद इन लोगों ने अमरीकी फ़ोर्सेस, नेटो फोर्सेस और उसके साथ साथ जो इंडियन फोर्सेस है या अफ़गान गवर्नमेंट फोर्स है उन पे हमला करना, उनको मारना उन्होंने छोड़ दिया था। अब इसी के साथ साथ उन्होंने अपना एक स्ट्रेटजी बनाया था, एक मिलिट्री स्ट्रेटजी उसको कहते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है मिलिट्री स्ट्रेटजी उनके लिए कि उन्होंने एक ऐसा पॉलिसी बनाया था, वेट एंड सी। वेट उन्होंने किया कि जैसे ही अमेरिका यहाँ से विड्रॉ करेगा तब तक वो अपना पोजीशन बनाएंगे, ऐसा पोजीशन बनाएंगे कि दुनिया को हैरान कर देंगे। और इन्होंने अपना पोजीशन बनाया अफ़गानिस्तान में, और इन्होंने ऐसा पोजीशन बनाया कि जैसे ही अमेरिका ने टाइम आते गया इन लोगों ने शहरों को कब्ज़ा करते गए, लोगों से मिलते गए, लोगों से डीलिंग करते रहे, और इसी तरह हुआ। तो नाजरीन ये 3 रीज़न्स कुछ स्कॉलर्स बताते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में अगर इनके जाने के बाद जो इम्पैक्ट्स होंगे, इम्प्लिकेशंस होंगे, वो क्या होंगे। सबसे जो पहला जो इम्पैक्ट्स है, स्कॉलर्स कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो शहरी है, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, इंजीनियर्स हो, पॉलिटिशियंस हो या अफ़गान फोर्सेस हो, ये सारे काफ़ी तजुर्बाकार लोग हैं। और जैसे ही अगर ये लोग चले जाएंगे तो अफ़गानिस्तान में न कोई ट्रेंड, न कोई वेल ट्रेंड फोर्सेस होगा, ना उनके पास टीचर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, ना कोई ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ना पॉलिटिशियंस होंगे। तालिबान खुद मतलब ऐसा इस चीज़ को इतना नहीं संभाल सकते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ के लोग जो है किस तरह वहाँ से निकल रहे हैं। कहीं लोग बाई एयर वहाँ से निकल गए, और जो लोग बाई एयर नहीं जा सके वो बाई लैंड
चले जाते हैं वहाँ से, कहीं लोग पाकिस्तान में आते हैं, कहीं लोग ईरान में जाते हैं, उज़्बेकिस्तान में जाते हैं। और इसके बाद जब ये निकलेंगे तो अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा। और इसके बावजूद कि अफ़गानिस्तान के जो स्पोक पर्सन है ज़बीहुल्लाह, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफ़ा एम्फसाइज़ किया, स्ट्रेस किया इस बात का कि भाई हमने आम माफ़ी का ऐलान किया, सब लोगों को रुकना चाहिए और हुकूमत में भी हिस्सा लेना चाहिए और अपने मुल्क का खिदमत करें, अपने लोगों का खिदमत करें, यहाँ पे रहें। और दूसरी इसमें सबसे जो बड़ी वजह हो सकती है वो ये है कि इकनॉमिक इम्पैक्ट्स भी वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जब तक यूनाइटेड स्टेट और इंडिया या फिर जो यूरोपियन नेशंस थे, उन लोगों ने यहाँ पे बैठ के इन्वेस्ट किया, वो लोग फॉरेन हेड्स भी देते थे अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट को। अब जैसे ही तालिबान अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करता है, ये लोग अपने जो इमदाद है, जो फॉरेन हेड्स है, इसको बंद करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अफ़गानिस्तान या तालिबानों पे सैंक्शंस भी लगाना शुरू कर देता है। और इस तरह फिर अफ़गान जो तालिबान गवर्नमेंट जैसे ही कंसेंसस होंगे या उसको अनाउंस करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे ये एक इम्पैक्ट्स इकनॉमिक हो गया, और दूसरा जो एक और इम्पैक्ट्स है वो ये है कि वहाँ पे हेल्थ क्राइसिस है। आपको पता है कि कोरोना का एक लहर जो आ रही है जा रही है, वहाँ पे हेल्थ जो सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर है, एजुकेशन सिस्टम वो भी आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ के राइट्स का भी इशू है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, और ख़ासकर ह्यूमन राइट्स का जो कंसर्न है वो पाकिस्तान को भी है, वो चीन को भी है, वो पूरे दुनिया को इस वक्त है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब दुनिया ने अपने कंसर्न शो किया तो उनका तालिबान के जो स्पोक पर्सन ज़बीहुल्लाह है, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम लोग औरतों को उनके हकूक़ देंगे और इस्लाम के कानून के मुताबिक देंगे। जो राइट्स जो हकूक़ इस्लाम औरत को देता है वही राइट और उस तरह के हकूक़ हम भी यहाँ के लोगों को देंगे। तो नाजरीन, हम ये देख सकते हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव एक एटीट्यूड, एक जेस्चर तालिबान की तरफ से है। दुनिया बेशक अगर इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक है या फिर जो उनके नेबर्स है, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि चाइना है, वो अलग बात है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं, उनका मीडिया है, चाहे इंडियन मीडिया है, प्रोपेगेंडा करती जा रही है। अभी हम ये देख सकते हैं जैसे ही पाकिस्तान के जो ISI का चीफ़ है जनरल साहब, वो जब चले गए थे काबुल में, चाय पी रहे थे, अब आगे से इंडियन जो मीडिया है वो रोने लग जाते हैं कि ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट बनने जा रही है या फिर पाकिस्तान की सरकार बन रही है। तो इस तरह की एटीट्यूड है और इस तरह की प्रोपेगेंडा है, तो वो उनके हवाले से। लेकिन जो एक पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो है उनकी जो रवैया है। वो जैसे ही काबुल को फ़तह करते हैं, हाँ माफ़ी का ऐलान करते हैं, और यहाँ माफ़ी जो है हमें एक माजी की याद दिलाती है। जैसे कि फ़तह मक्का हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ माफ़ी का ऐलान किया था, अब तालिबान ने भी वही किया था। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो गए और इसमें जो सेलिब्रिटीज़ कौन से होते हैं, अब इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अमेरिका की जो शिकस्त है उसकी डिफ़ीट को सेलिब्रेट कर रही है वो है रशिया। रशिया एक बहुत ही पुराना राइवल कंट्री है USA का। जैसे ही सोवियत यहाँ पे आता है, उसी तरह यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान और बाकी जो कंट्रीज़ हैं मिल के तालिबान को सपोर्ट करते हैं, इनको बनाते भी है क्या वो सोवियत यूनियन को यहाँ से निकालें। जैसे ही वो निकलता है, फिर 2001 में जो यूनाइटेड स्टेट है वो ख़ुद आके इन्वेट करता है, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, वो रशिया कर रही है। और दूसरे नंबर पे नाजरीन हम एक देख सकते हैं कि जिस वजह से अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं, उसको ये महसूस होता है कि यहाँ पे अगर मैं बैठ के लड़ाई करूँ या
अफ़गानिस्तान को सिक्योरिटी दे दूँ, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का नारा लगा हूँ, तो इसमें चाइना तो यही चाहती है कि अमेरिका यहाँ पे इंगेज रहे, जैसे यूनाइटेड स्टेट खुद यही चाहती थी। जब सोवियत यूनियन यहाँ पे था, उसको यहाँ पे इंगेज किया, उसने इन्वेस्ट किया, एक टाइम आया वो कोलैप्स कर गया। तो यही हाल यूनाइटेड स्टेट का होने वाली थी। हालांकि यूनाइटेड स्टेट ने जैसे ही अलकायदा को ख़त्म किया था, वहाँ उसको यहाँ पे रहने की मज़ीद ज़रूरत ही नहीं थी, उसको उस वक़्त जाना चाहिए थे। ये जो 20 साल है उसने बहुत ही देर कर दिया यहाँ पे रह के, अपना नुकसान करके। और वाकई ऐसा हुआ, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी और ट्रिलियंस वो इन्वेस्ट कर रही थी। इंडिया भी बिलियंस इन्वेस्ट कर रही थी यहाँ पे, और इसी तरह उनको नुकसान होती गई और आज वो इसको छोड़ के चले गए। और यही बात है, चाइना का उसको यहाँ पे होने का भी फ़ायदा है, उसके जाने का भी फ़ायदा है। अब जैसे ही वो चली गई और चाइना इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना अब इस वक्त जो मिल के पाकिस्तान के साथ सीपैक बना रही है, वो सीपैक को एक्सपेंड कर सकता है। इस रूट के ज़रिए अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल कर सकता है। और जैसे ही हम कह सकते हैं कि जहाँ पे स्टेबिलिटी होगा, वहाँ पे चाइना के भी मुफाद होगा, इस रीजन में पाकिस्तान के भी होगा। अब चाइना की बात हम देखते हैं, तीसरे नंबर पे कौन सा जो मुल्क है वो सेलिब्रेट कर रही है, वो ईरान आप लोगों को पता है कि यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन है, और सबसे जो ज़्यादा है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री, जिसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, जिसने 70,000 जानें गंवाई है, जिसने अपने इकनॉमी को भी तबाह किया है, सिर्फ इस वजह से कि उसने यूएस को सपोर्ट किया, उसका एलाई बना इस रीजन में, और वो है पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन रही है। इसका सबसे जो बड़ा एक सबूत है आप लोगों के सामने, जैसे ही वो चले जाते हैं, आपका जो ISI का चीफ़ है वो अफ़गानिस्तान के कैपिटल में दिखता है चाय पीते हुए। तो इसमें पाकिस्तान का जो कहते हैं अफ़गानिस्तान की पीस जो है वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की पीस है, पाकिस्तान के लिए अमन है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब एक सबसे जो बड़ी वजह है पाकिस्तान के लिए, अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी, टेररिज्म ये कंट्रोल हो जाएगी। कैसे होगी? इस वजह से होगी जब जैसे इंडिया की एक हैज था अफ़गानिस्तान के थ्रू, वो वहाँ पे आती थी, टेररिस्ट को ट्रेन करती थी और वो फिर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी करवाती, तो लोगों को भी मरवाता था, धमाके भी करवाता था। अब ये चीज़ पाकिस्तान में रुक जाएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सीपैक है, सीपैक की भी प्रमोशन होगी, वो भी एक्सपेंड होगी, उसमें भी पाकिस्तान की फ़ायदा है। तो नाजरीन, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज हमारा जो ये वीडियो है, टॉपिक है, वो अफ़गानिस्तान के फ़ाल पे था और उसके तालिबान के राइज़ पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।